हेलो गाइस। हमने पिछले लेक्चर में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि हमारे 5 जो स्टेजेस हैं नीड्स के, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था सभी कुछ। अब आगे हम पढ़ेंगे हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल। हेल्थ इलनेस कंटिन्यू मॉडल बेसिकली होता गया है, तो ये इसलिए बनाया गया था कि इसमें हमें ये बताया गया है कि हेल्थ और इलनेस में एक इक्विलिब्रियम किस तरह से बना होता है। जैसे ये मॉडल हमें दिखाता है कि जिस तरह से हमारी स्टेट चेंज होती है समय के हिसाब से, उस तरह से हमारी जो हाई लेवल ऑफ वेलनेस है वो डिसेबिलिटी, डिसपेयर या डेथ की तरफ कैसे जाती है, वो इसमें दिखाया गया है। तो ये जो कंटिन्यूम जो है एवर चेंजिंग स्टेट होती है हेल्थ की, ठीक है, जो कि पर्सन अडेप्ट करता है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। जो भी उसमें चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, उसके हिसाब से वो अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट करेगा, अडेप्ट करेगा, ताकि जो उसका स्टेट ऑफ वेलबींग है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम में यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है सेंटर में, और ऊपर हमारा वेलनेस पैराडिग्म है और नीचे ट्रीटमेंट पैराडिग्म है। अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट टू द हाई लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ, तो अवेयरनेस, एजुकेशन और ग्रोथ, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें हाई लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ ले जाते हैं। दूसरा, अगर हम प्री मेच्योर डेथ से देखें वेलनेस पैराडिग्म की तरफ, तो हमारा डिसेबिलिटी, सिम्टम, साइंस, एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा, फिर अवेयरनेस, एजुकेशन, ग्रोथ, बेसिकली हम रिहेबिलिटेशन में देखते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट पैराडिग्म में क्या होता है, प्री मेच्योर डेथ से हमारा न्यूट्रल पॉइंट तक का जो हमारा एक जर्नी है वो हम देखते हैं इसमें, जिसमें डिसेबिलिटी, सिम्टम्स, साइंस हमें दिखाई देते हैं। इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम में यही है कि अगर हम टूवर्ड्स द वेलनेस की तरफ जाएंगे तो हमारा लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग जो होगा इंक्रीज़ होगी, और अगर हम प्री मेच्योर डेथ की तरफ जाते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। यही बताया गया है इसमें स्लाइड में। अब फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को, वो हम देखते हैं। इनकम एंड सोशल स्टेटस, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। इकोनॉमिक स्टेटस अगर पर्सन का अच्छा है तो उसकी हेल्थ और वेलबींग भी वरी करेगी उसके कंडीशंस के हिसाब से। जैसे हम एक बड़ा गैप देख सकते हैं रिचेस्ट एंड पुअर पीपल के बीच में, ठीक है, और अगर गैप उन दोनों के बीच में है तो उनकी हेल्थ के बीच में भी काफ़ी बड़ा गैप होगा, क्योंकि सोशल स्टेटस भी इस चीज़ को डिफाइन करता है। हायर इनकम और सोशल स्टेटस डायरेक्टली लिंक होते हैं हमारे बेटर हेल्थ से, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से और बेटर सर्वाइवल नीड्स से। इनकम और सोशल स्टेटस इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है हमारी हेल्थ को। दूसरा, एजुकेशन। लोगों के अंदर कम एजुकेशन, लो लिटरेसी रेट रहेगा तो पुअर हेल्थ की तरफ पर्सन जाता है, क्योंकि उन्हें नॉलेज कम है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें नहीं पता होती हैं, फिर भी वो करते हैं। ऐसी जगहों में रहना, सेफ़ ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस ना करना, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि लो एजुकेशन लेवल की वजह से होता है। ज़्यादा स्ट्रेस और लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है।
तीसरा है फिजिकल एनवायरनमेंट। ये भी पर्सन टू पर्सन है, पर्सन कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी है, वर्क प्लेस कैसा है, कम्युनिटीज़ कैसी हैं और रोड्स कैसी हैं, ये सभी एक अच्छी हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो और भी फैक्टर्स हैं जैसे सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स हो गया, कल्चर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, हेल्थ सर्विसेज और जेंडर। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा हेल्थ के बारे में, अब हम इलनेस के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज़ इलनेस? सो इलनेस इज़ द अपोजिट टर्म ऑफ हेल्थ। हम छोटा सा एक अगर डेफिनेशन निकालें तो कहने का मतलब यही है कि हेल्थ का जो अपोजिट होता है वो इलनेस है। किसी भी पर्सन की हेल्थ इम्पेयर है तो हम कह सकते हैं उसको इलनेस है। सो डेफिनेशन बहुत इजी सिंपल डेफिनेशन है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ इलनेस क्या होता है? एक्यूट इलनेस होता है और क्रॉनिक इलनेस। एक्यूट इलनेस होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिम्टम्स आते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, ठीक है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, डायरिया होता है, कुछ समय के लिए होता है फिर अपने आप वेनिश हो जाता है, ये एक्यूट इलनेस में आता है। दूसरा क्रॉनिक इलनेस होता है। क्रॉनिक इलनेस जो होता है वो कह सकते हैं कि एक्यूट इलनेस अगर ज़्यादा समय तक बॉडी में है, यूजुअली 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और लॉन्गर देन 6 मंथ्स, सो क्रॉनिक इलनेस में बदल जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्यूट इलनेस इफ़ लास्ट्स लॉन्गर देन 6 मंथ्स देन it might be converted to chronic illness. So कई फिजिकल मेंटल अल्ट्रेशंस हो सकते हैं हेल्थ में, ठीक है, क्रॉनिक इलनेस में आता है। जो कि क्या कारण है और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं किसी इलनेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है, किसी की हेल्थ ख़राब करने के लिए, ख़राब जिससे होती है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर इज़ एनी सिचुएशन और हैबिट दैट अफेक्ट सोशल, इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस। रिस्क फैक्टर कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी या ऐसी कोई आदत होगी जो कि सोशली इन्वायरमेंटल, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकल कंडीशंस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे स्मोकिंग करना, ठीक है, एक रिस्क फैक्टर होता है कैंसर का। च्युइंग तम्बाकू रिस्क फैक्टर है कैंसर का। तो ये क्या कर रही है, एक हैबिट बन गई है किसी की, या आदमी, एक इंसान अपने आप को स्ट्रेस में डालता है और डायबिटीज़ कॉज करता है लॉन्ग टर्म में। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द पर्सनस लाइफ, health and status. Risk factors are the factors or reasons that increase the probability to contract a disease or infection. Risk factors are also referred as predisposing factor, भी हम इनको कहते हैं। predisposing factor मतलब कि डिस्पोज होने से पहले जो फैक्टर्स हमने लिए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमने लिए हैं। जैसे स्मोकिंग करना, इट्स आर चॉइस, इट्स आर हैबिट। person is not disposed with that environment before the disease, but after smoking he is taking a risk factor to have a cancer. सो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में यही है कि उसने अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डिस्पोज किया जिससे कि उसको ये होने का रिस्क है। सो इस वजह से रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं किसी भी डिजीज़ या इन्फेक्शन होने की, ठीक है। सो एज है, लाइफ स्टाइल है, इन्वायरमेंट है, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी इलनेस को, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। अब हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली
स्टडी ऑफ द डिजीज़ ऑफ द ड्यूरेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से ट्रायड बनता है, ठीक है, किस तरह से कोई बीमारी होती है वो बताया गया। ट्रायड मतलब 3 फैक्टर्स से मिल के बना हुआ। तो इसमें एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो एजेंट में हमारा कोई भी इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिज्म या पैथोजन जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या कोई भी माइक्रोब जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको हम एजेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है होस्ट, किसको इन्फेक्ट कर रहा है, किसको इन्फेस्ट कर रहा है वो एजेंट, उसको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है, जो इस बीमारी को ले रहा है। और तीसरा है इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एजेंट। दीज फैक्टर्स इंक्लूड फिजिकल फैक्टर्स इज क्लाइमेट, ठीक है, पर्सन कैसे इन्वायरमेंट में है, कैसे माहौल में है, ठीक है, वो अफेक्ट करता है एजेंट को, ठीक है, कि वो किस तरीके की बीमारी फैलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मलेरिया का। तो मॉस्किटो बेसिकली स्टेगनेंट एरियाज़ में रहता है। स्टेगनेंट एक एनवायरनमेंट हो गया जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो कोई भी उस एरिया में जो होस्ट कोई भी पर्सन रहता है तो उसको मलेरिया होने का चांस ज़्यादा है। तो एजेंट वहाँ पर कौन सा हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो गया, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, मॉस्किटो के एक एजेंट है उसका। तो एजेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है इन्वायरमेंट से जहाँ पर होस्ट रहता है। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। अब इलनेस बिहेवियर क्या होता है। इलनेस बिहेवियर मतलब कि क्या साइंस हमें दिखते हैं, कोई भी सिम्टम्स, कोई भी जब हमें ऐसा होता है कि इलनेस कोई बीमारी हमें होने वाली है तो हमें क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या फील होता है। तो वो हम हमारा एक बिहेवियर शो होता है वहाँ पे। तो वो स्टेज वाइज है, हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि स्टेज 1 है एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स, सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करना। जैसे कि फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एनालिसिस रिकॉग्नाइजिंग वन और मोर सिम्टम्स दैट आर इनकम्पेटेबल विद वंस पर्सनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। एक से ज़्यादा सिम्टम्स का दिखाई देना, जैसे कोई इन्फेक्शन आ गया, फीवर आना, कफ होना, स्नीजिंग होना। सो दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन इलनेस। दूसरी स्टेज है एज्यूमिंग द सिक रोल। The individual now self-defines as being sick, seeks validation of this experience from others, gives up normal activities and assumes a sick role. ठीक है, अब जब सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं उस पर्सन को तो उसको ऐसा फील होता है कि वो बीमार हो रहा है। उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता ईज़िली। और stage 3 assuming dependent role. This stage is characterized by the patient's decision to accept the diagnosis and follow the prescribed treatment plan. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसा हमें चूज़ करना है और क्या ट्रीटमेंट हमें प्लान करना है उस डिज़ीज़ को लेके, इलनेस को लेके, वो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। स्टेज 4 हमारा अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। यहाँ पर हम रिकवरी और रिहेबिलिटेशन के बारे में देखते हैं। दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिकवरी मीन्स होता है कि व्हेन पर्सन ट्रीट्स इन अ केयर एंड द ट्रीटमेंट इज़ ऑन गोइंग, सो दिस इज़ कॉल्ड रिकवरी। व्हेन द पेशेंट फील्स रिलैक्स्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट। एंड रिहेबिलिटेशन इज़ द फेज in which the proper care of the patient or person takes place to achieve its full potential of health। ठीक है, सीधा सा मतलब यही है कि रिकवरी और रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट के बाद दिए जाते हैं जब पर्सन की पूरी फुल हेल्थ पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, ठीक है।
इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ज़ाहिर सी बात है, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता होगा इमोशनली, फिज़िकली, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर देख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज, ठीक है, कई सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स में भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है।